अगर आप इस वीडियो पे पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ के बारे में नॉलेज और इसके साथ साथ मज़ीद नॉलेज की थर्स्ट लेकर आए हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। यकीनन जब भी कोई पास्ट पेपर खोलता है तो उसकी सोच ये होती है कि मुझे ये पता चल जाए कि पास्ट पेपर में क्या पूछा गया है और इससे मैं अपना नॉलेज बढ़ा सकूं। यकीनन इस वीडियो में आपकी ये सारी ख्वाहिशात पूरी की जाएंगी। इस वीडियो में आपको पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ के आंसर भी बताए जाएंगे और इसी तरह से और एमसीक्यूज़ कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी बताया जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड। जब भी लिविंग थिंग्स की बात आ जाए, लिविंग थिंग्स बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर जान होती है। तो जहाँ पे भी जानदार की बात, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात, लाइफ की बात आ जाए तो आपने आंखें बंद करके बायोलॉजी लगा लेना है। दूसरा एमसीक्यू है, नंबर ऑफ बायो एलिमेंट्स इन नेचर। नेचर के अंदर बायो एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो बायो को बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, वो कितने हैं? वो टोटल 16 है। इसमें यह पूछा जाता है कि चलो मान लिया बायो एलिमेंट 16 है, इन 16 में से 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो इस पूरी बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं। वो 6 एलिमेंट्स कभी पूछते हैं कि कौन से हैं, या कभी पूछते हैं वो कितने एलिमेंट्स हैं जो 99% हिस्सा बनाते हैं। आपने 6 कहना है, वो कितने हैं जो बाकी हिस्सा बनाते हैं, तो आपने उनका भी बता देना है कि वो 10 एलिमेंट्स हैं। हाँ, जब उन्होंने कहा कि 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 99% हिस्सा बनाते हैं, तो इसका मतलब उन 16 में से ये 6 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जब ये 6 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हमें इनके नाम का पता होना भी ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी, छोटी सी ट्रिक नुमा बताता हूँ कि इसमें आपने ये अपने अंदर अपने आप को खुद एक कहानी बना के सुनानी है कि मैं हफ्ते का दिन है और स्कूल जा रहा हूँ, तो मेरे कोई सिस्टर या कोई भाई कहता है कि नहीं यार आज स्कूल ना जाओ, आज खेलते हैं, कल भी छुट्टी है, चलो मज़ा करेंगे। तो आपने बड़े पढ़ाकू बनना है और उसे कहना है, ओ काका हूँ नहीं कल फिर। मुझे पता है आप ये कह नहीं पाओगे खुद को, आपको पता है कि जैसे ही आप खुद को ये कहोगे कि मैं बड़ा पढ़ाकू हूँ तो अंदर से आवाज़ आएगी बकवास ना कर, जो पढ़ाकू है मुझे पता है। लेकिन नहीं, उस वक्त आपने ये कहना है, क्या कहना है? ओ काका हूँ नहीं कल फिर। ओ काका हूँ नहीं कल फिर। जब आपने ये लफ्ज़ याद कर लिए तो इनको बनाते जाओ, ऑक्सीजन, कार्बन, ओ काका हूँ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। अगर आपको ये इसी तरह से एक लाइन याद हो गई, ओ काका हूँ नहीं कल फिर, तो इससे आपको इन एलिमेंट्स के नाम भी याद हो जाएंगे, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। 6 एलिमेंट्स अगर आपसे पूछा जाए बायो एलिमेंट्स कौन से हैं, तो आपने यही बता देने हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। अगर इसमें से आपको अब रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्बन उन 6 एलिमेंट्स में आता है या नहीं आता, तो आपने कह देना 6 एलिमेंट्स में आता है। ऑक्सीजन आता है कि नहीं आता, तो आपने बता देना है, होगा कहूँ नहीं इसमें तो आया हुआ है, तो ये उन 6 एलिमेंट्स में आता है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी अगली एमसीक्यूज़ पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में वो पूछ रहा है हमसे, मलेरिया इज काज्ड बाय। मलेरिया किसकी वजह से होता है? हर किसी को पता है कि मलेरिया एक ख़ास किस्म का मच्छर के काटने से होता है, और मच्छर के अंदर वो कौन सा एलिमेंट होता है? वो प्लाज्मोडियम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। चलो ये तो पता चल गया कि प्लाज्मोडियम की वजह से तो मलेरिया हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ये एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका जो है, इसकी वजह से क्या होता है? आपकी जो डायरिया की डिजीज़ हैं, इसको हम आम ज़बान में पेचस कहते हैं, ये मोस्टली एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका या अमीबा की फैमिली से होती हैं। अब ये दिया गया है पैरामीशियम। पैरामीशियम से कौन सी डिजीज़ होती है? इसमें एक्चुअली कोई ख़ास किस्म की डिजीज़ डायरेक्टली नहीं होती, लेकिन ये प्रोटिस्टा की फैमिली में से है, तो उसमें इससे रिलेटेड जो डिजीज़ मानी जाती है वो है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। और एंड में लिखा हुआ है ई कोलाई। ई कोलाई बहुत सी डिजीज़ बॉडी के अंदर काज करता है, जैसा कि मेनिंजाइटिस हो गया, नमूनिया हो गया, और हमारी ये इंटेस्टाइन की डिजीज़ होगी। लेकिन जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा नोटोरियस है, या जिसे कहा जाता है ये वहाँ का हीरो है, तो वो है यूटीआई। यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें आपका किडनी का इन्फेक्शन हो गया,
यूरेटर का इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन हो गया, यूरिथ्रा का इन्फेक्शन हो गया, वेजाइना का इन्फेक्शन हो गया, ये सारे के सारे इन्फेक्शन कौन करवाता है? ई कोलाई। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई, इंसान की रिजॉल्विंग पावर क्या है? पहले तो समझ ले कि ये रिजॉल्विंग पावर है क्या। दो क्लोज पड़े हुए ऑब्जेक्ट को आपस में डिफ्रेंशिएट करने की ताकत। आपने आंखों से देखा, उनको वाज़े तौर पे देख सकते हैं, उनको देखने की पावर को हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। अब ये जो रिजॉल्विंग पावर उन्होंने पूछी है ह्यूमन के अंदर कितनी है? इंसान के अंदर जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो होती है 0.1 mm। अब जब बहुत से जानदार ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, 0.1 mm से ज़्यादा करीब पड़े होते हैं, तब हमको कोई माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ती है उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इसलिए कभी कभार ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है, तो वो आपने याद रखनी है 0.25 माइक्रोन मीटर होती है। कितनी होती है? 0.25 माइक्रोन मीटर। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्रिपेयर प्रोटीन इन सेल। ये पूछा जा रहा है कि सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ बनती है। हमारे सेल के अंदर बहुत सी ऑर्गेनेलीज हैं और हर ऑर्गेनेली अपना मुख्तलिफ किस्म का फंक्शन अदा कर रही है। तो इनमें हमने देखना है कि पता है हमें कि जब भी पूछा जाए प्रोटीन की फैक्ट्रियाँ कौन सी हैं, प्रोटीन कौन बनाता है सेल में, तो आपने आंखें बंद के करके कह देना है कि राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो एनर्जी बनाता है, एनिमल के सेल के अंदर मोस्टली एनर्जी जो बनाता है उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बात की जाए अगर क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट ये होता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कराता है। फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स के अंदर होती है तो वहाँ पे दो चीज़ें बनती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो वो बाहर निकाल देते हैं, वो उनका बाई प्रोडक्ट हो गया, लेकिन जो खुराक बनती है वो खुद वो यूज़ करते हैं, खुराक से उनको एनर्जी मिलती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट पौधों को एनर्जी देते हैं, क्लोरोप्लास्ट पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस कराते हैं, क्लोरोप्लास्ट ग्लूकोज बनाते हैं। ये एंड ऑप्शन में लिखा हुआ है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स भी मोस्टली ये प्लांट्स के अंदर होते हैं और इनका ये एम्प्टी स्पेसेस है, खाली जगह है, और इनका काम क्या है? प्लांट्स के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं उनको स्टोर कर लेना। अक्सर औकात ये अच्छे न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, बाज़ औकात कुछ वेस्ट मटेरियल जो बाकी बॉडी को नुकसान दे रहे होते हैं तो वो इनको भी अपने अंदर ढांप लेता है ताकि बाकी बॉडी के हिस्से इस वेस्ट मटेरियल से महफूज रहें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। अच्छा, इस तरह का जब भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जाए तो आपने ये एक स्केच अपने जहन में रखना है कि ये है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, एफ है फैमिली, जीनस या जिसे जेनरा भी बोलते हैं, और एंड में है स्पीशीज। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए द फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, फैमिली किसके साथ रिलेट कर रही है, तो ये आपने देख रहे हैं आगे इसका जीनस है या जेनरा है। इसी तरह से वो आपसे पूछ रहे हैं कि फाइलम रिलेट टू, तो ये आपने ये क्लास लिख देना है, क्लास रिलेटेड टू ऑर्डर लिख देना है। इस तरह से आपका इसमें से अगर कोई भी एमसीक्यूज आए तो आप आसानी से उसको हल कर लेते हैं और मोस्टली एक ना एक एमसीक्यू इसमें से पूछा जाता है। यहाँ तक द फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, फैमिली के साथ ये देखो आपका जेनरा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है एरर इन कंट्रोल ऑफ माइटोसिस मे काज। अब ये पहले समझ लें कि माइटोसिस एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है। सेल डिवीजन एक ऐसे फेज है जिसके अंदर सेल आपस में डिवाइड होके ज़्यादा सेल बनते जाते हैं, सेल की ग्रोथ होती जाती है, सेल की ग्रोथ से इंसान की बॉडी की ग्रोथ होती जाती है। अब वो कह रहे हैं कि जब सेल डिवीजन के प्रोसेस में, माइटोसिस के प्रोसेस में कोई भी खराबी आ जाती है तो इससे क्या हो सकता है? इससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अब कैंसर की डेफिनेशन क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर, कि वो सेल डिवीजन इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि वो किसी कंट्रोल में नहीं है तो हम उसको कैंसर कहते हैं। अब वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ये इतनी ज़्यादा तेज़ सेल की ग्रोथ कैसे हुई है? क्योंकि उसका माइटोसिस का प्रोसेस, सेल डिवीजन के प्रोसेस में कोई ना कोई ख़राबी आ गई है, इसलिए वो कंट्रोल से बाहर हो गया है।
नेक्स्ट MCQ है, ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर, ये इसकी ये बुक की लाइन है, प्रोटीन्स। अब जब चैप्टर में देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम बताई गए तो उसमें मेरे ख्याल में पहला पॉइंट यही है, ऑल प्रोटीन्स आर मोस्टली, ऑल एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स। अच्छा, इसमें ये भी पूछा जाता है कि ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स, सारे के सारे तो प्रोटीन्स हैं, क्या सारी की सारी प्रोटीन एंजाइम है? एंजाइम तो मान लिया कि सारी की सारी मोस्टली प्रोटीन्स हैं, क्या प्रोटीन सारी की सारी एंजाइम हैं? तो इसका आपने कहना है नहीं भाई, सारी की सारी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होती, एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। ओके, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने डिस्कस किया। अच्छा, इसको मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में समझ लें कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसके अंदर पहले चाहिए क्या? पौधा ज़मीन के ऊपर उगा हुआ है, उसको ज़मीन के अंदर से पानी मिल रहा है, एक चीज़ उसको पानी की ज़रूरत होती है। दूसरा, पौधे के अंदर क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। तीसरा, सूरज की डायरेक्ट लाइट पड़ना, सनलाइट ज़रूरी है। और जब ये लाइट भी उसके ऊपर पड़ रही है, क्लोरोफिल उस लाइट को ऑब्जर्व करने वाला भी मौजूद है, ज़मीन के अंदर से उसको पानी भी मिल रहा है, तो एक और चीज़ है इसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ की है। अब वो नीड होती है पौधे को, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई है, वाटर भी मिल गया है, H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल मौजूद है, जो सूरज की रोशनी पड़ रही है वो ऑब्जर्व कर रहा है, तब ये जाके प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, याद रखना हमेशा के लिए, वो पूछते हैं कि क्या बनता है फोटोसिंथेसिस, दो चीज़ें ही बनती हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन। ग्लूकोज उसकी अपनी खुराक है पौधे की, और ऑक्सीजन वो खुद यूज़ नहीं करता, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है जो हम यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। द डिजीज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आओ, ज़बरदस्त MCQ है। आयोडीन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? ये होती है गोइटर। अब गोइटर है क्या? हमारे जो नेक रीजन है, नेक रीजन फ्रंट साइड, इसके ऊपर हमारा एक ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। अब जब आयोडीन की कमी होती है तो ये थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा फैल जाता है, फूल जाता है, सूजन हो जाती है। तो यही कंडीशन जो है, ये एक डिजीज़ है जिसे हम गोइटर कहते हैं। अब पूछा गया ये किस चीज़ की कमी से, अगर पूछा जाए गोइटर किस चीज़ की कमी की वजह से होती है तो आपने कहना है आयोडीन। अगर पूछा जाए आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, आपने कहना है गोइटर। अब और देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्कर्वी। स्कर्वी एक ऐसी डिजीज़ है जो विटामिन C की कमी से होती है। अब विटामिन C की जब कमी हो जाती है तो बच्चे के अंदर क्या कंडीशन हो जाती है? कोई भी ज़ख्म हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, उसके जो दांत हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। अब हम सोचते हैं कि इसका इलाज करें, तो इसका इलाज सिंपल ये है कि आप अपनी बॉडी के अंदर विटामिन C को भरो। अब विटामिन C को भरना है तो विटामिन C कहाँ से लाएंगे भाई? विटामिन C जितने भी फ्रूट्स हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, सब में पाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाओ, तो आपको क्या मिलेगा? विटामिन C, स्कर्वी बीमारी से छुटकारा। एक और डिजीज़ लिखी हुई है रिकेट्स। रिकेट्स जो है ये हड्डियों की बीमारी है, बेसिकली ये हड्डियों की बीमारी। अब हड्डियों की बीमारी है तो ये किसकी कमी से होती है? ये MCQ पूछा जाता है, आपने कहना है विटामिन D की कमी से होती है। अब विटामिन D इधर क्या काम कर रहा था कि वो हड्डियों को मजबूत कर रहा था। हड्डियों को चाहिए होता है कैल्शियम, हड्डियों को चाहिए होता है फास्फोरस मजबूती के लिए। विटामिन D का काम है कैल्शियम और फास्फोरस को अब्जॉर्ब करना, अब्जॉर्ब पकड़ के हड्डियों में अंदर बांध लेना। जब विटामिन D कम हो गया है तो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा, फास्फोरस अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी और इस बीमारी को हम क्या कहेंगे? रिकेट्स। अच्छा, हमें ये पता चल गया कि विटामिन C ये स्कर्वी काज करता है, विटामिन D की कमी रिकेट्स काज करती है, विटामिन आयोडीन की कमी ये गोइटर काज करती है। हमें पता चल गया कि ये जो स्कर्वी वाला विटामिन C है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, रिकेट्स विटामिन D ये सूरज की रोशनी ले तो उससे भी मिलता है। और ये जो गोइटर आयोडीन, आयोडीन कहाँ से मिलता है? याद रखना, जितने भी समंदरी नबातात हैं, सी वीड्स हैं, ये आयोडीन से भरी हुई है। इसमें समंदर की मछलियाँ भी शामिल हैं। अगर आप समंदर से कहीं दूर रहते हैं, आपको वहाँ का समंदर वाली चीज़ें नहीं मिल रही और गोइटर का मसला है,
तो आप क्या कर सकते हो और क्या है, एग्स हैं, डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं, और ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क इज़ आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, और आयोडीन मिला नमक भी आजकल मिल रहा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। 1 ग्राम ऑफ लिपिड कंटेन्स एनर्जी इन किलो कैलोरीज। 1 ग्राम लिपिड के अंदर कितनी एनर्जी होती है, जिसके यूनिट उन्होंने कहा है किलो कैलोरीज में हो। ज़बरदस्त। इसका सिंपल आंसर तो अगर मैं बता दूं तो ये 9 है, लेकिन यहाँ पे घुमाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं। पहले तो आप ये याद रखो कि 1 किलो कैलोरीज जो है वो है 4.2 किलो जॉल के बराबर। ठीक है, 1 किलो कैलोरीज कितने के बराबर है, 4.2 किलो जॉल। अगर वो यहीं पे पूछ लेते आपसे 1 ग्राम ऑफ लिपिड कंटेन्स एनर्जी इन किलो जॉल, तो आपने क्या करना था, आपको पता है कि इसकी 9 है, तो आपने 9 को मल्टीप्लाई कर देना था 4.2 के साथ, ये आई थिंक आ जाता 37, तो आपने यूनिट साथ लिख देने थे किलो जॉल। इसी तरह से यहाँ पे पूछा उन्होंने लिपिड्स, अगर वो पूछ लेते कार्बोहाइड्रेट्स, अगर वो पूछ लेते प्रोटीन्स, तो आपने याद रखना है कार्बोहाइड्रेट्स की किलो कैलोरीज एनर्जी 4 है, वो प्रोटीन्स जो है उसकी भी किलो कैलोरीज एनर्जी 4 है। अगर उनको वो किलो जॉल के अंदर पूछते तो आपने 4.2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना था, वो आई थिंक 17 बनता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे पूछा जाता है, जिसके अंदर वो घुमाते हैं हमें, वो एमसीक्यूज ये पूछते हैं जिसके अंदर कि विच फूड फैक्टर, कौन सा फूड का सोर्स हैव डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी देन द अदर, कि ऐसी, ये देखो ना, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और लिपिड हैं, ये हमारे बुनियादी खुराक के सोर्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो डबल एनर्जी रखता है बाकियों की निस्बत। हमें पता है कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरीज एनर्जी है, प्रोटीन से 4 किलो कैलोरीज एनर्जी है। अगर इन दोनों को जोड़ भी दिया जाए, जमा भी कर दिया जाए, तो ये 8 बन जाता है। और लिपिड जो है उसके अंदर एनर्जी कितनी है, 9 है। तो लिपिड्स के अंदर जो एनर्जी है वो मोर देन द एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स है, मतलब उनके डबल से भी ज़्यादा एनर्जी लिपिड्स के अंदर मौजूद है। अगर इस तरह से एमसीक्यूज पूछा जाए तो आपने इसका भी ख्याल रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द साइज ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल इज। इंसान के अंदर रेड ब्लड सेल का साइज़ क्या होता है। अच्छा, पहले मैं रेड ब्लड सेल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं जो बार बार मुख्तलिफ किस्म के बायोलॉजी के पेपर में पूछी जा रही होती हैं। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स है। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल्स कौन से हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। फीमेल के अंदर इनकी तादाद 1 क्यूबिक मिलीमीटर में कितनी होती है, 4 से 4.5 मिलियन होती है। मेल में कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन होती है। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हम बेसिकली पढ़ते हैं ना कि सेल जो है वो उसके अंदर 3 कंपोनेंट होना ज़रूरी है। उसका कौन सा, ऊपर सेल मेम्ब्रेन हो, फिर साइटोप्लाज्म हो, अंदर न्यूक्लियस हो। पूछ लेते हैं कि ऐसा भी कोई सेल हो सकता है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो याद रखना कि ये जो रेड ब्लड सेल है इसका जो इमेच्योर सेल है, जब बनता है शुरू में न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो मैच्योर होता है, अडल्ट होता है रेड ब्लड सेल, उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियस के बगैर वाला सेल भी हो सकता है, और वो कौन सा है, रेड ब्लड सेल। एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है कि रेड ब्लड सेल्स की ज़िंदगी कितनी होती है। तो इसलिए इसके लिए आपने याद रखना है 4 मंथ या 120 डेज, 120 दिन। एक और एमसीक्यू पूछा जाता है कि ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये बनते कहाँ हैं। इसके लिए आपने याद रखना है कि ये जब इंसान माँ के पेट के अंदर है या इनफैक्ट है, छोटा बच्चा है, तो उसके लिवर और स्प्लीन के अंदर बनते हैं। लिवर एंड स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर क्या बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। अगर वो इंसान जो अडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो के अंदर। अच्छा, ये कहा था कि 120 दिन या 4 महीने उसकी ज़िंदगी होती है सेल की, फिर क्या हो जाता है। इसका भी याद रखना कि रेड ब्लड सेल जो हैं
वो 120 दिन पूरे करके इसके बाद ये दोबारा ये टूट फूट जाते हैं, और टूट फूट जाने के बाद ये कहाँ जाते हैं, ये दोबारा लीवर और स्प्लीन के अंदर शामिल हो जाते हैं। अच्छा, ये थे बेसिक बातें। और एक और बात ये भी याद रखना कि रेड ब्लड सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही इलास्टिक होती है, बहुत ही नरम होती है। और हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स सबसे ज़्यादा है। और हाँ, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी छोटी आर्टरी है, सबसे छोटी आर्टरी है, उसमें से भी ये रेड ब्लड सेल्स इतने छोटे हैं कि वहाँ से भी गुजर जाते हैं किसी ना किसी तरह से। इसके अंदर भी रीज़न ये है कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इलास्टिक होती है, काफ़ी सारी नरम होती है। और इसका आंसर जो है ये लास्ट MCQ मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कि द साइज ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल क्या है, 2 माइक्रोन मीटर, 4 माइक्रोन मीटर, 6 माइक्रोन मीटर या 8 माइक्रोन मीटर। इसका आंसर आपने कमेंट्स में खुद बताना है। जैसे कि हमने पास्ट पेपर के MCQs के साथ साथ ये भी देखा कि इनसे जुड़े हुए और MCQs किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो यकीनन इससे आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। अगर आप समझते हैं कि आपको कुछ भी ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।